नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लेखिका का परिचय, फिर पढ़ेंगे पाठ। तो शुरुआत करते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, ज़िला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। इंटर तक, तब 11-12 अलग नहीं होते थे, 10th के बाद सीधा इंटर होती थी और इंटर के बाद कॉलेज। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद, जबकि वहाँ से उन्होंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद से आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, अपने रचना कार्य से जुड़ी रही हैं। स्वतंत्रोत्तर, स्वतंत्रता के उत्तर मतलब बाद में, आज़ादी के बाद का हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं: एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु इनकी कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज ये इनके उपन्यास के नाम हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। ऐसी अनुभूति है जिसके प्रमाण होते हैं, हमें ऐसा लगता है पढ़ते समय कि सब हमारे साथ ही घटित हो रहा हो। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो स्त्रियों से संबंधित भी एक विशेष लगाव उनका रहा है और उनकी रचनाओं में वो दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। पाठ का परिचय। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ये पाठ है जिसे हम अब पढ़ेंगे, एक कहानी यह भी, यह उनकी आत्मकथा नहीं है, क्योंकि आत्मकथा जो होती है, एक तो पूरा जीवन काल होता है, दूसरा क्रम से उसमें घटनाएं और प्रसंग दिए गए होते हैं कि जैसे बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जब तक जहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत तक चलते हैं, तो वो होती है आत्मकथा। तो अब यह कहते हैं कि जो एक कहानी यह भी है, ये आत्मकथा नहीं है, यह है आत्मकथ्य। अपने जीवन के एक हिस्से के बारे में या कुछ क्षणों के, प्रसंगों के, घटनाओं या संदर्भों के बारे में बताना। तो आत्मकथ्य में यही है कि उन्होंने पूरा जीवन काल नहीं बताया है, कुछ हिस्से बताए हैं, कुछ अंश बताए हैं। अतः अगर प्रश्न आए कि एक कहानी यह भी गद्य की कौन सी विधा है, तो आत्मकथ्य लिखेंगे, आत्मकथा नहीं लिखेंगे। आत्मकथा और आत्मकथ्य की परिभाषा का अंतर पूछा जा सकता है, दोनों की परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। लेखकीय जीवन पर जिनका प्रभाव पड़ा है, उनके रूप में विशेषतः इस पाठ में उन्होंने बताया है। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से, टीनेजर जो एज होती है, किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका, लेक्चरर जो होते हैं कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, उनको प्राध्यापक या प्राध्यापिका कहा जाता है, जैसे विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिका। कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर आया है। पर जब आप लिखेंगे कॉलेज शब्द, तो यह है वर्तनी शुद्ध नहीं है, आप कॉलेज ए की मात्रा लगाएंगे, ल पर ई नहीं लिखेंगे। जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके जीवन पर जिन दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा है, उन पर की चर्चा इस पाठ में उन्होंने की है। एक तो उनके पिता और दूसरा प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है कि बहुत
अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे एक सामान्य सी लड़की, सामान्य लड़की कौन, मन्नू भंडारी, कि सामान्य सी एक लड़की कैसे असाधारण जीवन जीने वाली बन गई, उसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया। सन 46-47 1946-1947 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने भी उसमें सक्रिय भाग लिया। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है कि उसमें कितने सारे गुण थे, कितनी प्रतिभा थी, नेतृत्व क्षमता थी, एकजुट करने की क्षमता थी, उत्साह था। युवावस्था में प्रायः जो सभी में होता है, ओज का भाव था, वीरता का भाव था, तो यह सब उनमें दिखाई देता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पाठ, और पाठ पढ़ने से पूर्व हम एक बार शब्द संपदा पर नज़र डाल लेते हैं। तो शब्द है पहला अहमवादी, अर्थात घमंडी व्यक्ति को कहते हैं, इसमें बहुत अहंकार होता है। भग्नावशेष, भग्न जमा अवशेष, टूटे फूटे हिस्से, खंडहर जैसे कोई हो, मान लो कोई मकान बना है, बहुत पुराना है, मरम्मत ना हो और प्रकृति के प्रभाव से बाढ़ में, सूखे में, हवा में कुछ नुकसान होते होते वह बिल्कुल टूटा फूटा अंश उसका कुछ रह गया है, खंडहर जैसे होता है, उसको कहते हैं भग्नावशेष। विस्फारित, और अधिक फैलना, यानी कि पहले से जो चीज़ है उसका और अधिक इधर उधर फैल जाना, यानी कि बढ़ाना। आक्रांत, कष्टग्रस्त, कष्ट से भरा हुआ, पीड़ा देने वाला। निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो। वर्चस्व, दबदबा। राजेंद्र, जो नाम आएगा इसमें राजेंद्र यादव, जिससे लेखिका ने विवाह किया। यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में ही बात है पाठ में, जिससे लेखिका का विवाह हुआ। महाभोज, महाभोजन नहीं आएगा यहाँ, महाभोज आएगा। मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है और उसमें जो दा साहब हैं वो उसके प्रमुख पात्र रहे हैं। अब पढ़ते हैं पाठ, कि पाठ में लेखिका क्या कहती हैं। तो पाठ है एक कहानी यह भी। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। तो कहती है कि मेरा जन्म तो हुआ था भानपुरा गांव में, जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो यादों का सिलसिला है जिसका वर्णन वो पाठ में करने जा रही है, वो कहती है वह शुरू हुआ था अजमेर में। वो लोग आ गए हैं, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे 2 मंजिला मकान में, और उसकी ऊपरी वाली मंजिल, जो ऊपर दूसरी मंजिल जो ऊपर वाला हिस्सा था, उसमें पिताजी का साम्राज्य था, अर्थात पिता वहीं रहते थे। जहाँ वे अब पिता की विशेषताओं की तरफ वह संकेत कर रही है कि पिता जो जिस मंजिल पर रहते थे, जिस कमरे में, उसकी व्यवस्था कैसी होती थी। जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। अर्थात जहाँ पिता जिस कमरे में रहते थे, कक्ष में, वहाँ बहुत सारी किताबें, अखबार होती थी। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि उन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ था। देश की अखबार पढ़ते हैं, देश की जानकारी रखने का उन्हें शौक़ है, वो रुचि रखते हैं, आसपास की खोज खबर रखते हैं। तो उनकी जो कमरा जो है व्यवस्थित, हम कहें ना बहुत सेट हो कि सब सही पर जगह पर सब चीज़ें हों, ऐसा नहीं होता था, बिखरी हुई होती थी यहाँ वहाँ। या तो वो पढ़ते थे और या डिक्टेशन देते रहते थे, यह उनके कार्य थे उस समय। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी, माँ जो है और सब भाई बहन नीचे वाली मंजिल पर रहते थे। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, अपनी माँ का जिक्र करती है कि माँ बेपढ़ी लिखी यानी कि अनपढ़ है, लिखना पढ़ना उन्हें नहीं आता है। और दूसरा जो शब्द लिखा है व्यक्तित्व विहीन, कि उनका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो अपनी इच्छाएं किसी भी व्यक्ति की होती हैं, सपने होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, माँ ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अपने लिए कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया, कहीं किसी बात पर वो अडिग नहीं रही। जैसा जैसा आदेश होता गया, पति ने कह दिया, बच्चों ने जैसे फरमाइश कर दी, उसी को करने में जीवन निकाल दिया। तो इसलिए वो कहती हैं व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं, यानी कि हम सब की, यानी कि बच्चों की और पति की जो इच्छा है उन्हें पूरा करती, और पिताजी की आज्ञाओं का पालन, पिता जो आदेश देते, आज्ञा देते, उन्हें पालन करने को सदैव तत्पर, हमेशा तैयार रहती, कभी ना उनके मुंह से निकलती ही नहीं थी।
अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, यानी कि अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। वहाँ बहुत नामी गिरामी व्यक्ति रहे वो। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे और जो समाज सुधार के कुछ कार्य भी वो करते थे, तो उनकी जान पहचान भी अच्छी थी। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी है। कि सिर्फ एक तो हम कहें बातों ही बातों में कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ये सिर्फ उपदेश देना बड़ा सरल होता है। लेकिन वो कहती है कि मेरे जो पिता हैं केवल उपदेश नहीं देते थे, वे उन दिनों में जब वो इंदौर में रहते थे 8-8, 10-10 बच्चों को घर पर पढ़ाते भी थे। और उनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुंचे, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन उन्हें मिला, उच्च पद पर उन्हें नौकरियां भी मिली। ये उनकी खुशहाली के दिन थे कि ये जब बातें वो बता रही है, इंदौर की बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति थी, खुश थे सभी क्योंकि पैसा है, रुतबा है, सब कुछ था। तो खुशहाली के दिनों की ये बातें हैं कि बच्चों को घर में रखकर पढ़ाना, डिक्टेशन देना, किताबें और पत्रिकाएं, सब कुछ जो विशेषताएं वो बता रही है। और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे कि उन दिनों उनकी दरियादिली के बहुत उदार हृदय के थे। इंदौर की बात है, अजमेर की जो उसने बताई है किताबें जो फैली हुई हैं वो अजमेर की हैं। इंदौर में यह बताया है कि रुतबा था, नाम था, वहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाते थे और वो बच्चे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे और खुशहाली के दिनों में बड़े दरियादिल रहे हैं, खुले हाथ से खर्च भी करते थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी विशेषताएं कि स्वभाव में कोमलता भी थी, संवेदनशीलता भी थी, लेकिन दूसरी ओर क्रोधी और अहमवादी भी थे, बहुत गुस्सा भी आता था और अहंकार भी था। तो इन दोनों बातों को इस अनुच्छेद में हम ध्यान रखेंगे कि लेखिका का जन्म कहाँ हुआ और बाद में वो कहाँ रहे, उसकी स्मृतियाँ कहाँ से आरंभ हुई। दूसरा प्रश्न बनता है कि अजमेर में जहाँ वो रहते हैं ऊपर वाली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर पिता, उनके कक्ष की क्या व्यवस्था रहती है या वो वहाँ क्या करते रहते हैं। फिर माँ का व्यक्तित्व बताया गया है कि माँ का व्यक्तित्व क्या है। फिर आता है इंदौर में जब वो रहते थे वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति या उनका रुतबा कैसा था, वो सब हमें लिखना है। आगे पढ़ते हैं। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, लेखिका कहती है यह सब मैंने केवल सुना है कि ऐसा ऐसा था, उसे इनके बारे में स्वयं अच्छी तरह कुछ याद नहीं है। देखा कि जब मैंने अपने पिता को देखा कि उनके बारे में सुना था, बहुत कोमल हैं, संवेदनशील हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहती है जब देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। जब उसे समझ आई तो उसने देखा कि पिता में गुण तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, जैसे खंडहर हो और कुछ अंश उसमें कहीं कहीं मकान के जैसे बचे होते हैं इमारत के, वैसे ही इन गुणों के जो उसने ऊपर पहले अनुच्छेद में बताए पिता में बहुत कम दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। जो भी उनका कार्य व्यापार रहा होगा तो उसमें उन्हें आर्थिक झटका लगा, बहुत हालत ख़राब हो गई, तो उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से, वहाँ पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने अकेले के बलबूते और हौसले से हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश विषयवार, हम जब पढ़ते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली उसमें वर्ड्स होते हैं, तो उन्होंने जो शुरुआत की विषयवार सब्जेक्ट वाइज के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया कि जो शब्दकोश उन्होंने इंदौर में लिखना शुरू कर दिया था उसे अब यहाँ आकर अजमेर में आकर पूरा करने का कार्य शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। उस तरह का शब्दकोश पहले नहीं लिखा गया था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी कि जो शब्दकोश वो लिख रहे थे विषयवार, उससे नाम तो हुआ, नाम भी हुआ, सम्मान भी मिला, पर अर्थ नहीं, लेकिन धन नहीं। जबकि अब उनकी आवश्यकता धन संबंधी भी थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और यही कारण था कि उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। क्योंकि व्यक्ति जहाँ रहता है और बहुत रुतबा वहाँ हो और उसी जगह पर उसे बहुत पिछड़ी सी स्थिति में रहना पड़े तो उसका मन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो संभवतः उन्होंने इसलिए भी जगह बदली हो, पर अर्थ नहीं, पर उन्हें धन नहीं मिला उस शब्दकोश के कारण। यश मिला, सम्मान मिला, लेकिन पैसे की इच्छा जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति नहीं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति दिन पर दिन और कमज़ोर होती जा रही थी,
उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। कि जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है उसके कारण जो उनके सकारात्मक पहलू थे, पॉजिटिव उनकी जो क्वालिटीज़ थी, उनको और धीरे धीरे निचोड़ना शुरू किया और कम करना शुरू कर दिया। तो गिरती आर्थिक स्थिति से उनके गुण जो हैं धीरे धीरे सिकुड़ते गए, कम होते गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम, कि अहंकार का गुण तो पहले ही था, उसने पहले था पिता अहंकारी थे, अहमवादी थे, कि यह गुण कहो अवगुण कहो, यह तो पहले से ही दोष पिता में था कि अहंकार था। लेकिन जब स्थिति खराब होती गई तो यह अहंकार खत्म नहीं हुआ बल्कि और विस्फारित और अधिक बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि इस बात की भी उन्हें अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं, कि जो उनके बच्चे हैं कम से कम अपने बच्चों को ही बता दें कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अब क्या है, आर्थिक विवशताएं, आर्थिक मजबूरियां जो घर की हैं वो बच्चों से बांट लें। लेकिन अहंकार उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि घर की स्थिति या मेरी स्थिति खराब हो गई है बच्चों को ये पता लग जाए। वो नहीं चाहते थे कि इस संदर्भ में घर के बच्चों को भी ये बात पता चले, औरों को तो वो क्या बताते। आगे वो कहती है, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। वो कहते हैं नवाबी आदतें, क्योंकि पहले पैसा बहुत था तो आदतें नवाबों जैसी, महत्वाकांक्षी बहुत थे, बहुत कुछ पाना चाहते थे, करना चाहते थे, बनना चाहते थे। अब पैसा नहीं रहा है तो महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई हैं। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, क्योंकि जब इंदौर में थे तो उनका रुतबा बहुत था, राजनीतिक जीवन भी था और समाज सुधार का जीवन भी, तो लोग उनकी बहुत पूछ करते थे, तो हमेशा शीर्ष पर वो रहे हैं। लेकिन अब पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं होता है तो जो अपने जान पहचान के लोग भी जो है साथ छोड़ जाते हैं, तो उनको सबने पूछना बंद कर दिया, उनको प्राथमिकता देनी बंद कर दी। तो हमेशा शीर्ष पर जो व्यक्ति रहा है उसको हाशिए पर सरका दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाए, जैसे मार्जिन लाइन कॉपी में लगी होती है, साइड पर होती है, ऐसे ही समाज में उन्हें एक तरफ कर दिया गया, अर्थात उन्हें अनदेखा किया जाने लगा। तो यह अनदेखा किया जाना क्या है, यह यातना, यह पीड़ा, उन्हें बहुत पीड़ा होती थी मन में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वह पीड़ा क्या होती, क्रोध में बदल जाती थी, और वह क्रोध क्या होता, किस पर उतरता, केवल माँ को। तो वह जो एक तरफ किए जाने की पीड़ा थी, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। माँ को कोप भाजन बनना पड़ता था पिता का, और माँ हमेशा भयभीत रहती थी कि न जाने कब उनका क्रोध उन पर बरस पड़े, कब वो उन पर क्रोधित हो उठें। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी कि वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास, पहले सी पंक्ति को देखते हैं, अपनों के हाथों विश्वासघात, यानी कि जिसको उन्होंने अपना माना, बेहद अपना, बेहद करीबी मानकर उस पर बहुत आंख मूंद कर विश्वास किया होगा, उसी किसी अपने ने, उसे स्पष्ट नहीं कहा है कि किसने विश्वासघात किया, धोखा किसने दिया, यानी कि उनका कोई करीबी हो सकता, अपने घर परिवार का ही कोई व्यक्ति रहा होगा, रिश्तेदार रहा होगा, तो किसी अपने ने ही उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हें धोखा दिया, और उससे जो उन्हें चोट मिली, जो मानसिक पीड़ा मिली। और पिता थे कैसे, वे ऐसे पिता जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले। इस पिता में खूबी थी कि पहले जो भी कहता था सबकी बात वो जो मान लेते थे। तो पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया, बाद में वो इतने शक्की हो गए, क्योंकि जिस पर उन्होंने आंख मूंद कर कभी विश्वास किया था उससे धोखा मिला, तो अब वो है किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इतने शक्की हो गए हैं कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते, कि उनके अपने बच्चे भी उस शक के दायरे में आते रहते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। वो कहते हैं कि अपने पिता की जो गाथा मैं बता रही हूँ कहानी, वह इसलिए नहीं कि मैं पिता का गौरवगान करना चाहती हूँ कि पिता का इतना नाम था, सम्मान था, वो ये बताना इसलिए चाहती है ताकि वह समझ सके कि उसके खुद के व्यक्तित्व में, उसकी खुद की पर्सनैलिटी में
पिता की खूबियाँ और कमियाँ जो उसे दिखती हैं, क्या उसके अपने भीतर भी वहीं से आई हैं? पिता का प्रभाव उस पर कितना है, वह उसको देखना चाहती है। तो अनजाने और अनचाहे, हो सकता है जानबूझकर नहीं लाए हैं, गुण हो चाहे अवगुण हो। अनजाने और अनचाहे, अगर हम नहीं भी चाहते तो कुछ बातें माता पिता से बच्चों में जैसे आ जाती हैं, तो वो कहती है अनजाने अपने आप से ही, और अनचाहे बिना चाहे भी वो गुण अवगुण जो है अपने माता पिता के बच्चों में आ जाते हैं। तो वह वही उस चीज़ को अपने भीतर देखना चाहती है, और उस व्यवहार से, पिता का जो व्यवहार उसके प्रति रहा, चाहे उन्होंने अनजाने में किया, बिना इच्छा से किया, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उनके व्यवहार से लेखिका के भीतर किन ग्रंथियों का जन्म हो गया, कौन सी गांठें बन गई, जीवन भर जो आजीवन रह गई उसके मन में। तो ऐसी कौन सी बातें ही वह यह देखने के लिए पिता का वर्णन हमारे सम्मुख कर रही है। मैं काली हूँ, अब अपने बारे में परिचय देती है कि रंग मेरा काला है। बचपन में दुबली और मरियल भी थी, बहुत कमज़ोर थी, रंग भी काला है, और कमज़ोरी हो तो आकर्षक वो अधिक नहीं लगती थी। और गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी था, और पिता को जो है गोरे रंग के बच्चे बहुत भाते थे। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, जब वो दोनों छोटी थी, वो और उसकी बहन जो 2 साल बड़ी है, वह खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख। बहन की विशेषता है, रंग गोरा है, स्वस्थ है और हंसमुख भी रहती है। तो उसका नाम था सुशीला। हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं। पिता ने ऐसा सोचकर नहीं किया कि वह उसको कम दिखाना चाहते थे, लेकिन अनजाने में ही, क्योंकि उनको गोरा रंग अधिक पसंद था, तो उन्हें वो बड़ी बेटी जो है अधिक भाती थी। तो हर काम में, हर बात में दोनों की तुलना कर देते, लेखिका की और उसकी बहन सुशीला की, और फिर उसकी प्रशंसा करते। और फिर उसे कई बार क्या, जैसे उसे श्रेष्ठ सिद्ध कर दे कि तो बहुत अच्छा करती है, इससे नहीं हुआ, इस तरह की बातें करते रहे। तो उससे क्या है, मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। कि बचपन में प्रायः प्रतिदिन पिता जब भी व्यवहार में तुलना करते और हमेशा सुशीला को श्रेष्ठ सिद्ध करते, तो धीरे धीरे लेखिका के मन में यह भाव बैठ गया कि उससे तो अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता, वह बढ़िया नहीं कर सकती। एक हीन भावना आ गई, हीन भावना, अपने आप को छोटा समझना। तो सुशीला को हमेशा वो श्रेष्ठ मानती और खुद को कमतर मानने लगी, और उसके मन में यह बात घर कर गई कि उससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और यह गांठ, यह ग्रंथि उसके मन में तब तक रही, कब तक, जबकि वह बड़ी हो चुकी है, उसे नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिल चुकी है, एक श्रेष्ठ लेखिका के पद पर सब उसको स्वीकार कर चुके हैं कि बहुत अच्छा लिखती हैं, प्राध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, लेखन जगत में उनका सम्मान है। फिर भी वह जो ग्रंथि है, जो बचपन में पड़ गई पिता के द्वारा किए गए अनजाने अनचाहे व्यवहार से, वह कहती है कि उसके बाद भी वह इससे उबर नहीं पाई। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना पढ़ते हैं। अगला पाठ पाठ का अगला हिस्सा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।